नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। साथियों, आज जो एसआई का पेपर हुआ था तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न आपसे रीड से संबंधित भी थे। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो आपके रीट एग्ज़ाम में जो सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न तो टोटल 100 थे, लेकिन किन प्रश्नों को करेंगे व्याख्यात्मक तरीके से, आपको पैटर्न का भी पता चलेगा कि भाई वर्तमान में कैसा पेपर आ रहा है। देखिएगा, तो जो जो टॉपिक आपके रीट के सिलेबस में रखे गए हैं उन टॉपिक्स के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। 100 में से यूँ मान के चलो 60 क्वेश्चन आपके सिलेबस के हैं, तो इन 60 प्रश्नों को हम लगभग करेंगे साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 पे हम आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पर्यायवाची से है। पर्यायवाची टॉपिक आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है। तो क्या प्रश्न इन्होंने पूछा था, किस विकल्प के सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची है? विटप, द्रुम, पुहुप, तरु, रसाल, पादप और वृक्ष और अरण्य। तो अरण्य जंगल का है साथियों, यहाँ पर पुहुप फूल का है। कौन सा आंसर रहेगा आपके? जो विटप और द्रुम वाला है ये आपका क्या है, पेड़ के सभी पर्यायवाची में आ जाता है। तो विकल्प आपका 1 सही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऊंट और करब, रात और यामिनी, कपोत और पिक और इच्छा और अभिप्सा। तो भाई इच्छा और अभिप्सा एक ही होते हैं। रात का पर्यायवाची यामिनी है, ऊंट का पर्यायवाची करब भी है, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड विकल्प है कपोत वाला, तो भाई कपोत कबूतर का है और पिक किसका है? कोयल का है। तो फिर यहाँ पर ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये अलग अलग है। थर्ड विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? मैं कल आ सकता हूँ, संभवतः है वह आएगा, मुझे आने तो दो और वह पटना गया था। तो साथियों, निपात आपके अव्यय के अंतर्गत चलते हैं। निपात का मतलब होता है किसी शब्द पर जोर देना। तो यहाँ पर जो मुझे आने दो, इसमें तो शब्द जो यहाँ बीच में आ रहा है, तो ये तो शब्द इसमें जोर दे रहा है, इसलिए थर्ड विकल्प जो है इसमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो थर्ड विकल्प तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? वार्षिक, निचला, पीड़ित और दयनीय, भीतरी और आपसी और शिक्षित और कमाओ। तो देखो, सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से रचित है। तो भाई शिक्षित शब्द में शिक्षा शब्द है, लेकिन कमाओ शब्द में क्या है? कमाना। तो कमाना एक क्रिया है, इसलिए यह आपका चौथा आंसर नहीं रहेगा। भीतरी शब्द में भीतर शब्द जो है साथियों, भीतर, अंदर, बाहर। आपसी शब्द में जो आपस शब्द है ये आपके संज्ञा में नहीं आता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। फिर दूसरा जो विकल्प है पीड़ित, तो पीड़ा और दयनी, दया, पीड़ा और दया दोनों ही संज्ञा शब्द है, इसलिए ये दोनों ही विशेषण शब्द जो है वो संज्ञा से निर्मित है। तो दूसरा विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची टॉपिक आपके रीट में भी है दोनों लेवल में। तटिनी, पयस्विनी, आपगा और सरसी। तो साथियों, तटिनी, पयस्विनी, आपगा तीनों ही किसके हैं? नदी के पर्याय है, लेकिन जो सरसी शब्द है ये नदी के पर्याय में नहीं आता है। तो चौथा विकल्प आपके इस क्वेश्चन में सही है, 5वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो 6वां क्वेश्चन ये देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके शब्द युग्म से है, तो ये आपके पेपर में है नहीं। वापिस शब्द युग्म का देखो, मैं वही कराऊंगा जो आपके सिलेबस में है। 6, 7, 8 और 9वां क्वेश्चन तो आपके सिलेबस में है, तो 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ कि भाई वही से क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके रीट के सिलेबस में है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस किस पर है? रीट पे है साथियों। तो टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता हूँ आपका। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? श्लाघनीय का प्रशंसनीय, रित का अनरित, सापेक्ष का निरपेक्ष, साम्य का वैषम्य। तो विलोम शब्द आपके टॉपिक है साथियों। साम्य का वैषम्य होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष, रित का अनरित। लेकिन श्लाघा और निंदा तो एक ही चीज़ है, अलग अलग थोड़ी है, इसलिए यहाँ पर श्लाघनीय का प्रशंसनीय नहीं होगा साथियों। सॉरी, श्लाघनीय का निंदनीय होना चाहिए, प्रशंसनीय नहीं होगा। विकल्प आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 9 में, क्योंकि यहाँ पर श्लाघनीय, श्लाघा का मतलब किससे लिया जाता है? प्रशंसा करने से लिया जाता है, तो इसका निंदनीय होना चाहिए, निंदनीय नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर है प्रश्न नंबर 9 में, प्रथम विकल्प, क्योंकि ये परस्पर विलोम नहीं है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन वापस विलोम का है।
किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? सम्मुख का विमुख, संग्रह का परिग्रह, सघन का विरल और ऋजु का वक्र। तो देखो बात करें अगर विलोम युग्म की, तो यहाँ पर सम्मुख का विमुख होता है, सघन का विरल, ऋजु का वक्र होता है, नहीं है, ठीक है। लेकिन संग्रह का अपरिग्रह होता है, परिग्रह नहीं होता है साथियों, ये गलत दे रखा है। तो विकल्प 2 आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 वापस विलोम का है। निम्नलिखित में से विलोम युग्म है? सूकर का दुष्कर, मूढ़ का विमूढ़, विज्ञ का अभिज्ञ और सामिश का आमिष। तो देखो विलोम युग्म सामिश का निरामिष होता है, ये आपके गलत हो जाता है साथियों। मूढ़ का विमूढ़ नहीं होता है, विज्ञ का अज्ञ होता है, अभिज्ञ नहीं होता है। सूकर का यहाँ जो दुष्कर है ये सही विलोम युग्म है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है। प्रश्न संख्या 11 में कौन सा विकल्प है? प्रथम विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन आपको इधर दिख जाएगा। तो चलिए 12वें, तो साथियों आपके प्रश्न नंबर 12 इसमें पूछ रहा था कही हुई बात को, क्या प्रश्न है? कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। वाचाल, तार्किक, पृष्ठपेषण और पूर्वग्रह। तो देखिए वाक्यांश के लिए कल शब्द आपके रेट में टॉपिक है। तो कही हुई बात को जब हम फिर कहते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? पृष्ठपेषण के नाम से जाना जाता है। विकल्प 3 आपके 12वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के प्रसर्ग मतलब विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उस जगह एक सभा होने जा रही है, लड़का अब अपने पाँव से चलता है, वह घर से बाहर आया है और राम के हित लक्ष्मण वन गए हैं। तो संप्रदान कारक संप्रदान के लिए होता है, तो के लिए मतलब यहाँ पर साथ में भी प्रयुक्त होता है। तो राम के हित लक्ष्मण वन गए हैं, चौथा विकल्प इसमें सही रहेगा साथियों 13वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। सदाचारी, साधु, सज्जन और सद्भावी। तो देखो जिसका आचरण अच्छा होता है इसके लिए कौन सा सार्थक शब्द होगा? इसको हम सदाचारी, सद मतलब अच्छा है आचरण जिसका, वो कहलाता है सदाचारी। विकल्प आपके 1 सही रहेगा 14वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा। घातक रोग, असाध्य रोग, चर्म रोग और संक्रामक रोग। तो जो छूने से फैलता है साथियों, छूने मात्र से फैले ऐसे रोग को कहीं अगर आपको चर्म रोग लग रहा है तो वो गलत है, संक्रामक रोग कहा जाएगा। विकल्प नंबर आपका 4 प्रश्न नंबर 15 में सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। पिपासु, जिज्ञासु, सन्यासी और तपस्वी। तो भाई सन्यासी और तपस्वी तो बिल्कुल ही गलत विकल्प है। 2 विकल्प बच रहे। पिपासु, तो पिपासु साथियों यहाँ पर पीने की इच्छा रखने वाला होता है और जिज्ञासु ज्ञान प्राप्ति या जानने की इच्छा रखने वाला होता है। दूसरा विकल्प सही है 16वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 पर। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को, इधर आपके 17वां क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? होश, आंसू, बाल और आकाश। तो सदैव एक वचन में जो शब्द प्रयुक्त होता है कई बार पढ़ा चुका हूँ। होश और आंसू हमेशा सदैव आपके बहुवचन में रहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को तो मैंने कई बार बता दिया आपको, लेकिन यहाँ पर जो बाल शब्द है ये भी बहुवचन में ही रहता है साथियों। तो आकाश वाला जो विकल्प है चौथा विकल्प, ये सदैव एक वचन में रहता है, इसलिए प्रश्न 17 में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां प्रश्न, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? इस विषय में आपकी क्या राय है? हम तो साथियों प्रश्न नंबर 18 है आपके, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? विकल्प है इस विषय में आपकी क्या राय है? हम अपने आप को भूल गए हैं, यह बात आप ही कह दीजिए और आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम से है। अब पुरुषवाचक में एक प्रकार आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। साथियों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 शब्दों का प्रयोग होता है, एक तो तू, तुम और आप, ठीक है। अब यहाँ पर सारे ही विकल्प आपके हैं, तो आपकी क्या राय है? मतलब सामने वाले की बात की जा रही है, यह बात आप ही कह दीजिए, आप मतलब सामने वाला, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यहाँ पर भी सामने वाला। लेकिन यहाँ जो दूसरा विकल्प है, हम अपने आप को भूल गए, तो अपने आप को मतलब खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है ये, इसलिए दूसरा विकल्प मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। वैसे 19वां क्वेश्चन आपके कारक टॉपिक से है, हिंदी में आपके कारक टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ।
हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर का प्रयोग हुआ है? तो निकलने के, अलग होने के अर्थ में साथियों अपादान तत्पुरुष होता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 19 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? साथी, घी, शक्कर, इमली, चांदी, लौकी, भलाई, हलवाई, ईसाई, हाथी, बालू, आलू। तो देखो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए कि अच्छा है तो पुल्लिंग और अच्छी है तो स्त्रीलिंग। तो साथी अच्छी होती है, घी अच्छा होता है तो यह पुल्लिंग हो गया, इमली अच्छी होती है, चांदी अच्छी होती है, लौकी अच्छी होती है। तो जमरा अपना यहाँ मतलब दूसरा विकल्प आपके इस 20वें क्वेश्चन में सही है। यहाँ पर भलाई अच्छी है लेकिन हलवाई अच्छा होता है तो ये पुल्लिंग है, आलू अच्छा होता है ये पुल्लिंग है। तो सेकंड विकल्प ही 20वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, इनमें से किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, ज्ञानी, नानी, प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी, फिर है नींबू, दही और केला, और फिर है नदी, झील और सरोवर। तो देखो कोई भी शब्द स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, कौन से विकल्प में नहीं? तो पानी अच्छा है, ज्ञानी अच्छा है लेकिन नानी अच्छी है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। प्रतिपदा, मंगलवार अच्छा है, टोपी स्त्रीलिंग में आ जाता है, टोपी अच्छी होती है, नींबू अच्छा है, दही अच्छा है, केला अच्छा है। मतलब तीसरा विकल्प आपके इसमें कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है, सारे ही पुल्लिंग है। तो थर्ड विकल्प आपके 21वें में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 22 की ओर, जो कि आपको इधर मिल जाएगा। तो 22वां क्वेश्चन ये देखिएगा, प्रश्न संख्या 22 को देख लेते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 22 को, आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। वह स्कूल जाता है, बच्ची सो चुकी है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है और मोहन अध्यापक है। तो साथियों देखो सो चुकी है ये पूर्ण हो चुका है, पुस्तक पढ़ रहा है ये क्रिया जारी है। तो यहाँ पर आवृत्ति मूलक की पूछा है, लगभग यहाँ प्रथम विकल्प सही होना चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, बट मेरा मत यहाँ प्रथम विकल्प पे रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पर, कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है। किसान द्वारा फसल काट ली गई, लड़का पढ़ रहा है, यह बात उससे पता चली और चोर पकड़ा गया। तो भाई कर्तृवाच्य मतलब जिसमें कर्ता को प्रधान रखा जाता है। अब प्रथम विकल्प तो कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो दूसरा, तीसरा या चौथा? देखो राइट आंसर की अगर इसमें बात करें तो लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो लड़का है वो करता है, यहाँ पर वो ही उसके द्वारा ही क्रिया की जा रही है और यहाँ पर प्रधान भी लड़के को ही माना जा रहा है। तो 23 में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। वापिस 24 भी आपके सिलेबस में नहीं है, 5 भी सिलेबस में नहीं है, 26 तो साथियों 26 में निश्चयार्थक वृत्ति आपसे पूछी जा रही है जिसमें निश्चित होता है। तो यहाँ पर देखो शायद तो संभाव मतलब यहाँ संदेह है, भगवान सबका भला करे, इच्छा है, यहाँ हमें सदैव सच बोलना चाहिए, ये एक यहाँ पर उपदेशात्मक है। निश्चयार्थक कौन सी है? बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है। थर्ड विकल्प आपके 26 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो 27वां क्वेश्चन आपके प्रश्न नंबर 27 बिल्कुल आपके सिलेबस में है। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो मद्देनजर, चारागाह है, तंदुरुस्त, चरागाह है, तंदुरुस्त, मद्देनजर, तंदुरुस्त, मद्देनजर, चरागाह है और मद्देनजर, चारागाह और तंदुरुस्त। तो मैं आपको बता दूं चरागाह शब्द होता है, चारागाह नहीं होता है। तो चारागाह वाले को तो आप हटा दीजिए। तो अब दो विकल्प बचे, दूसरा और तीसरा। लेकिन यहाँ पर जो ये मद्देनजर शब्द दूसरे में है ये इसे नहीं लिखा जाता है, मद्देनजर इसे लिखते हैं। तो तंदुरुस्त, मद्देनजर, चरागाह तीनों ही शब्द शुद्ध है, इसलिए थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 27 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है और मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तो भाववाच्य की बात करें, नकारात्मकता का बोध होता है, किसी क्रिया को करने में असमर्थता बताई जाती है। यहाँ जो चौथा विकल्प है, दूसरा विकल्प है, प्रथम विकल्प है, इनमें असमर्थता बताई जा रही है। लेकिन वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, ये कोई असमर्थता नहीं है, इसलिए आपके जो तीसरा विकल्प है ये भाववाच्य में नहीं आएगा साथियों। तो थर्ड विकल्प 28 में सही है। देखो जो लगभग 55-60 प्रश्न अपन जो हल करने वाले हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उनमें एक दो प्रश्न में अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है और प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती है। तो भाई बताओ वो सही कौन सा नहीं है? तो देखो वैसे क्रिया का टॉपिक आपके है नहीं, इसलिए मैं इस प्रश्न पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। तो देखो फिर भी देख लेते हैं तो कौन सा वाक्य सही नहीं है। जो तीसरा वाक्य है, भाववाच्य केवल अकर्मक में होता है, सही बात है ये।
कर्तृवाच्य और भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है और प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक में होती है। तो यहाँ मेरे हिसाब से प्रथम विकल्प सही होना चाहिए कि कर्तृवाच्य जो अकर्मक सकर्मक में नहीं होता, कर्तृवाच्य सकर्मक में होता है साथियों। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 पे देखेंगे। 30वां क्वेश्चन, अच्छा 29वें में थोड़ा डाउट है, कमेंट कर लीजिए उसके लिए। ठीक है, 30वें में कोई डाउट नहीं है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। तो कई बार बता रखा है, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 ही प्रकार है। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य में मुख्य एक उपवाक्य रहता है और बाकी के आश्रित उपवाक्य रहते हैं। लेकिन तीसरा विकल्प क्या कह रहा है? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य, तो भाई क्रिया को उद्देश्य थोड़ी कहते हैं, उद्देश्य तो कर्ता को कहते हैं, इसलिए तीसरा विकल्प क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। थर्ड विकल्प 30वें में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 31 पर। तो 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विलोम शब्द युग्म नहीं है। हार का परिहास, समष्टि का व्यष्टि, मूक का वाचाल और स्थावर का जंगम। तो भाई स्थावर का जंगम करा रखा है, मूक का वाचाल करा रखा है, व्यष्टि का समष्टि आपको पढ़ा रखा है मैंने। लेकिन हार का परिहास थोड़ी हो सकता है साथियों, गलत है ये। प्रथम विकल्प आपके 31वें में सही। तो देखो आपको सभी शब्द क्या देखने हैं? अशुद्ध देखने हैं। तो पहला गलत, सभी शब्द अशुद्ध है। अच्छा, सभी शब्द अशुद्ध देखना है साथियों। तो देखो धातव्य शब्द शुद्ध है, यहाँ पर ध्यातव्य जो शब्द है ये एक अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। लेकिन यहाँ पर जो धातव्य शब्द है ये वापिस शुद्ध है। तो दूसरा आपका आंसर नहीं है, तीसरा आपका आंसर नहीं है। या तो पहला रहेगा या फिर आपका चौथा विकल्प रहेगा साथियों। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही रहेगा। आपकी जो ध्यातव्य शब्द है अशुद्ध है, लेकिन यहाँ पर भवननिष्ठ शब्द है ये भी अशुद्ध है। तो प्रथम विकल्प 33वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? दृष्टा, सृष्टि, वापस और मत्स्य। मत्स्य ही होता है शुद्ध, वापस शुद्ध होता है, सृष्टि शुद्ध होता है, लेकिन दृष्टा ऐसे नहीं लिखा जाता है साथियों। दृष्टा को इस प्रकार से लिखा जाता है, दृष्टा, ये वाला शुद्ध है। तो विकल्प आपका एक सही है 34वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 35 पर। तो चलिए 35वें क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वयस्क, द्वितीय, दंपति और बुधवार। तो बुधवार नहीं होता है, द्वितीय में बड़ी की मात्रा लगेगी, वयस्क में वह पूरा रहेगा साथियों। ये तीनों ही गलत है, मतलब दंपति वाला विकल्प यहाँ सही है 35वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 36 की ओर। तो 36वां क्वेश्चन आपके प्रश्न संख्या 36 है। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? विकल्प है लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए, मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं, जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। तो देखो संयुक्त वाक्य की बात करें तो चौथा विकल्प संयुक्त वाक्य है, लेकिन से जुड़ा हुआ है। कई बार बता रखा है आपको कि लेकिन वाला संयुक्त में होता है। चौथा विकल्प आपके 36वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से सरल या साधारण वाक्य है। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, जो जितना मांगता है उसको उतना दिया जाता है, मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं ही उसके पास जाऊँगा, जहाँ अभी रेगिस्तान है वहाँ किसी समय जंगल था। तो भाई सरल या साधारण वाक्य, जहाँ वहाँ मिश्र वाक्य का उदाहरण है, मेरा भाई आएगा या मैं संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, जो जितना मांगता है उसको उतना दिया जाता है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मतलब प्रथम विकल्प आपके इसमें सही है। तो देखो कौन सा यहाँ पर संयुक्त वाक्य कौन सा है ये आपसे पूछा है साथियों। तो विकल्प एक क्या कह रहा है? लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए, ये एक संयुक्त साधारण वाक्य है। आपको बताना क्या है? संयुक्त वाक्य। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि है, तो की शब्द है ये मिश्र है, ये भी जब तब जुड़ रहा है तो ये भी मिश्र है। लेकिन यहाँ जो चौथा विकल्प है लेकिन से जुड़ा हुआ है, कई बार बता रखा है कि लेकिन वाला आपके संयुक्त होता है। तो चौथा विकल्प आपके 36वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से सरल या साधारण वाक्य है। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, जो जितना मांगता है उसको उतना दिया जाता है, मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं ही उसके पास जाऊँगा, जहाँ अभी रेगिस्तान है वहाँ किसी समय जंगल था। तो जहाँ वहाँ मिश्र वाक्य का उदाहरण है। सरल या साधारण देखना है। मेरा भाई आएगा या से है ये, तो ये संयुक्त का उदाहरण है, जो उसको इतना, ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मतलब प्रथम विकल्प आपके जो है ये सरल या साधारण वाक्य का उदाहरण है साथियों। तो 37वें में प्रथम विकल्प रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया,
मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है। उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है। तो संयुक्त वाक्य की बात करें तो वहाँ मैंने, ये एक मिश्र वाक्य है। वह जिनसे मिश्र वाक्य है। उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है। और मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। तो यह और से जुड़ रहा है, इसलिए ये दूसरा विकल्प आपके संयुक्त वाक्य का उदाहरण रहेगा। सेकंड विकल्प आपके 38वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39। देखो, क्रिया आपके नहीं है तो क्रिया को मैं नहीं कराने वाला। वापिस अशुद्ध वाक्य शुद्धि भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 41वां क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंतर्गत आ जाता है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है। वाक्य के दो प्रमुख घटक माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। और सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य के दो प्रमुख घटक भी होते हैं, उद्देश्य और विधेय। किसी वाक्य के उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय भी कहते हैं, लेकिन किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक नहीं साथियों, बल्कि उद्देश्य और विधेय का होना आवश्यक होता है। विकल्प 2 सही है आपके 41वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 पे आते हैं। तो 42वां क्वेश्चन देखो, 42वां क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सही बात है। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने जाते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सही है ये भी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन आपका जो चौथा विकल्प है तो फिर यही आंसर रहेगा, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण। तो भाई संज्ञा की जो शब्द विशेषता बताने वाले जो शब्द है उनको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 42 में, यही आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 43 पर। 43वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 से शुद्ध वाक्य शुद्धि नहीं करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वाक्य शुद्धि के, आपके शब्द युग्म भी नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं है, वाक्य शुद्धि, फिर इसके बाद में इधर आते हैं। तो ये आपके बिल्कुल मुहावरे वाला टॉपिक आपके रीट के सिलेबस में है, इसको करेंगे। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ है। भावार्थ आपको बताना है। उत्सव के माहौल का गम में बदल जाना, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, अचानक बड़ी विपदा आ जाना और आगे होकर परेशानी मोल लेना। तो भाई सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मतलब अचानक बड़ी विपदा आ जाना, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना। दूसरा विकल्प इसमें सही है साथियों। जैसे ही कार्य का आरंभ हुआ और विघ्न पड़ गया, जैसे सिर मुंडाया और ओले पड़ गए। तो भाई ये दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 49 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50। गागर में सागर भरना का भावार्थ है छोटे बर्तन में बहुत अधिक पानी भरना। गलत है। बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना सही हो सकता है। समुद्र से छोटे बर्तन में पानी लाना गलत है। असंभव कार्य करना गलत है। ओनली दूसरा ही विकल्प सही है। बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना ही गागर में सागर भरना होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से गलत कथन है। ठीक है, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। सही है ये बिल्कुल। विषय विभाजन में क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है ये गलत। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता है। बिल्कुल, ये पहला और चौथा तो सत्य कथन है। आपको गलत कथन देखना है तो या तो दूसरा गलत है या तीसरा गलत है साथियों। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा मेरे भी कंफ्यूजन है कि भाई क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ये जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो हो सकता है ये तीसरा विकल्प गलत हो या दूसरा विकल्प गलत हो, इसके लिए आप जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 52 पर। मेरे हिसाब से यहाँ तीसरा मुझे लग रहा है, लेकिन आप कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 52 पर। 52वां क्वेश्चन है, माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों फिर रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है। पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा तिल का ताड़ बनाकर, घाव पर नमक छिड़क कर, मेन मैक निकालकर और पानी में आग लगाकर। तो पानी में आग थोड़ी लगती है, ये तो गलत हो जाता है। मेन मैक निकाल कर भी नहीं होगा। भाई बच्चों के झगड़े में इन्होंने तिल का ताड़ बनाकर, मतलब बच्चों का झगड़ा छोटी बात है, वो तिल का ताड़ मतलब छोटी बात को बड़ी बात बनाकर। तो इसलिए प्रथम विकल्प 52वें में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 53 को। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना,
सज्जन द्वारा कपट व्यवहार करना, चालाक का अधिक चालाक से सामना होना और गुणी व्यक्ति ही गुणवान को पहचानता है। तो एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, तो गुणी व्यक्ति की तो बात ही नहीं है, चालाक और अधिक चालाक नहीं है, बल्कि कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। मतलब कोई बुरा व्यक्ति है और वो कुसंगति में पड़ गया तो और ज़्यादा बुरा। मतलब पहले तो वो करेला था, दूजा नीम चढ़ा, मतलब डबल चीज़ें यहाँ पर बुराई में आ रही है। प्रथम विकल्प 53 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना, नाक बोझ सिकोड़ना, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लाछन लगाना, घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना। तो भाई घड़ों पानी पड़ना तो शर्म होने वाली चीज़ है, बहुत वर्षा होना नहीं है। चौथा विकल्प आपके यहाँ इसका सही भावार्थ नहीं बता रहा है, तो चौथा विकल्प 54 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति अथवा मुहावरा है। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, चींटी के पर निकलना, अज्जल गगरी छलकत जाई और अपने मुंह मियाँ मिट्टू होना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू होना क्या होता है? खुद की बुराई, जो बड़ाई है वो खुद ही करना। ये आपका आंसर नहीं है। अतजल गगरी छलकत जाए, मतलब जिसमें कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा कूदता है, तो फिर ये भी आपका आंसर नहीं है। तीसरा चौथा, अब या तो पहला या दूसरा। तो भाई कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन या नष्ट होने के करीब पहुंचना, तो साथियों इसका मतलब होता है चींटी के पर निकलना। जैसे चींटी के पर निकलते हैं तो उसके कुछ समय बाद जैसे ही पर टूटते हैं वो मर जाती है साथियों। तो नष्ट होने के करीब पहुंचना भी हो रहा है, और कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना। चींटी है लेकिन वो उड़ती है, तो इतनी चीज़ें थोड़ी होती है, मरने के लिए उड़ती है ना वो, तो ये चींटी के पर निकलना होना चाहिए। प्रश्न नंबर 55 में बहुत सारे मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं बता रहे, लेकिन वो गलत है साथियों, तो विकल्प 2 ही आपके 55वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए गए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकोक्ति होगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बेटे से बेगार भली, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। तो देखो बहुत परिश्रम किया आरंभ में, व्यापार में बहुत कम लाभ हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? खोदा पहाड़ और निकली चुईया। आराम परिश्रम तो बहुत किया लेकिन लाभ बहुत कम हुआ। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। देखो अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका मतलब ये होता है कि भाई कार्य पूर्ण हो चुका है, अब उस पर खेत प्रकट करने से कुछ नहीं होगा। खोदा पहाड़ निकली चुईया मतलब कार्य बहुत किया लेकिन फल बहुत कम मिला। इस पर यह सटीक बैठ रहा है, इसलिए थर्ड विकल्प इसमें 56वें में सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 को देखेंगे। 57 आपके सिलेबस में नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं, 9 है साथियों। लोकोक्ति है आपके। लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है। सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति डरता नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना। तो भाई सांच को आँच नहीं मतलब सच्चा व्यक्ति डरता नहीं है, सही बात है, सांच को कोई आँच नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाओ, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, ये जो है अपराधी का निशंक होना, ये गलत है साथियों। निशंक नहीं शंका रहित है ये। दूसरा विकल्प, चौथा विकल्प आपके प्रश्न 59 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60, आग बबूला होना का भावार्थ है भयंकर आग लगना, अत्यंत क्रोध करना, लू के बगुले उठना और बबूल के पेड़ में आग लगना। तो कहा जाता है कई बार आग बबूला होना मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा जब गुस्सा आता है तब आग बबूला के इस का प्रयोग किया जाता है। तो अत्यंत क्रोध करना दूसरा विकल्प आपके 60वें प्रश्न में सही है। प्रश्न नंबर 61, अपने पैरों पर खड़े होना, बिना किसी छड़ी आदि के अपने आप आगे बढ़ना, छोटे बच्चों का चलना सीखना, आत्मनिर्भर होना और सावधानी पूर्वक चलना। तो भाई अपने पैरों पर खड़ा होना जो मुहावरा होता है इसका मतलब है आत्मनिर्भर होना, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना। थर्ड विकल्प 61वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 को देखेंगे साथियों। तो चलिए 62वें क्वेश्चन आपके नहीं है सिलेबस में। 63वां नहीं है, 64वां नहीं है, 65वां भी नहीं है, 66वां भी नहीं है, 67वां भी नहीं है। तो चलिए 68वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 68वां क्वेश्चन बिल्कुल संधि का है और आपके सिलेबस में है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? अनुष्ठान अनु प्लस स्थान, परिणत परि प्लस नत, आद्योपांत आदि प्लस उपांत, सच्चास्त्र सत प्लस शास्त्र। तो देखो
संधि विच्छेद सही किसमें नहीं हो रही है? अनु प्लस स्थान अनुष्ठान व्यंजन संधि का उदाहरण है, सही है। परि प्लस नत परिणत व्यंजन संधि का उदाहरण है, सही है। आदि प्लस उपांत, तो साथियों आदि प्लस उपांत ई का ये हो रहा है, ऊ की मात्रा लगना चाहिए, आद्योपांत होना चाहिए, आद्योपांत गलत है ये। बाकी सत प्लस शास्त्र सत्शास्त्री ही होता है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है ये संधि विच्छेद इसका सही नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 69 पर। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? मन है प्लस ताप मनस्ताप, नीह प्लस रोग निरोग, तथा प्लस एव तथेव, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। तो भाई देखो, मन है प्लस ताप मनस्ताप होता है, नीह प्लस रोग निरोग होता है, तथा प्लस एक तथेव होता है, लेकिन रवि प्लस इंद्र में रविंद्र तो होता है लेकिन ई प्लस ई से बड़ी ई बन जाती है, तो रविंद्र इस प्रकार होना चाहिए। इसलिए चौथा विकल्प ये जो गलत दे रखा है यही आपका आंसर है। चौथा विकल्प 69वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? सत प्लस मार्ग सदमार्ग, सत प्लस गति सदगति, चित प्लस में चिन्मयी, सत प्लस जन सज्जन। तो साथियों देखो, सत प्लस मार्ग सन मार्ग होता है, सद मार्ग नहीं होता है, इस प्रकार होता है सन मार्ग। गलत है ये, तो मतलब प्रथम विकल्प सही है क्योंकि ये गलत है। गलत ही पूछा था। सत प्लस गति सदगति होती है, चित प्लस में चिन्मय होता है, सत प्लस जन सज्जनी होता है। तो विकल्प एक ही सही है 70वें में। प्रश्न नंबर 71। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? राम प्लस ईश रमेश, शीत प्लस ऋतु शीतर्तु, गति प्लस अवरोध गत्यावरोध, स्त्री प्लस उचित स्त्रीउचित। तो भाई देखो, राम प्लस ईश नहीं, रमा प्लस ईश रमेश होता है, गलत है ये। स्त्री प्लस उचित स्त्री उचित होता है, कई बार करा चुका हूँ। गति प्लस अवरोध गत्यावरोध नहीं, गत्यावरोध होता है, आ की मात्रा गलत है, कई बार करा चुका हूँ। शीत प्लस ऋतु भी कई बार आपको बता दिया है, तो ये शीतर्तु आपका सही आंसर है 71वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, वाक प्लस ईश वागीश, षट प्लस आनंद षडानंद, तत् प्लस उपरांत तदोपरांत। तो भाई देखो, सत प्लस चरित्र का सच्चरित्र ही होता है, तय चय में बदल जाता है। वाक प्लस ईश वागीशी होता है, षट प्लस आनंद षडानंद नहीं होता है। तीनों ही व्यंजन के उदाहरण हैं, लेकिन तत् प्लस उपरांत तदोपरांत नहीं, तदुपरांत ऊ की मात्रा लगेगी द दवात वाले में, तो ये गलत है। इसलिए चौथा विकल्प 72वें में आपके सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? फलस्वरूप, तल्लीन, परिणाम और अनुच्छेद। अनु प्लस छेद अनुच्छेद बनता है, परि प्लस नाम परिणाम बनता है, तत् प्लस लीन तल्लीन बनता है, मतलब तीनों ही संधि युक्त है। फलस्वरूप यहाँ संधि रहित है साथियों, फल प्लस स्वरूप इसमें कोई संधि नहीं है। प्रथम विकल्प 73वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74 पे आते हैं, तो 74वां क्वेश्चन। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? चाल चलन, हानि लाभ, माता पिता, परम पिता। तो साथियों चाल चलन, चाल और चलन, हानि या लाभ, माता और पिता, परम पिता, परम है जो पिता, तो इसमें द्वंद्व समास नहीं है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 74 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आरोह, आनंद, आकार और आसन। तो भाई इसमें ऐसा है कि आसन और आकार में तो आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन आनंद और आरोह है। तो भाई देखो, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मेरे हिसाब से आनंद इसमें आना चाहिए। आनंद जो शब्द है साथियों, इसमें उपसर्ग नहीं है। बाकी आरोह भी मुझे मिला नहीं, ढूंढा तो था बट मिला नहीं, तो इसमें प्रथम भी हो सकता है। इसके लिए ज़रूर कमेंट करके जाइएगा अगर देख रखा है इस शब्द को, तो कि भाई इसमें कौन सा जो विकल्प है इसमें सही है, पहला है या दूसरा है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, या तो पहला है या दूसरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 76 पर। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? अधुनातन, अधिकारी, सुंदरता और अलंकारिक। तो भाई अधुनातन में अधुना प्लस तन, तो भाई इसमें तन कोई प्रत्यय नहीं है। अधिकारी, तो साथियों अधिकारी में भी अधिकार ही मूल शब्द, अधि प्लस कार, तो साथियों अधि प्लस कार अधिकार, अधि प्लस कार प्लस ई, अधिकारी हो सकता है बट ऐसा नहीं होता है। विच्छेद अधि प्लस कारी से अधिकारी बनता है। सुंदर प्लस ता प्रत्यय तो है, उपसर्ग नहीं है, लेकिन अलंकार प्लस अलम प्लस कार प्लस एक, अलम प्लस कार प्लस एक, तो इन दोनों में से एक है, या तो अलंकारिक है या अधिकारी है। तो भाई देख लेते हैं, थोड़ा विच्छेद करके देखते हैं। अधि प्लस कार प्लस ई, अधिकारी ऐसे हो सकता है। एक है अलम प्लस कार प्लस इक, अलंकारिक। तो भाई ऐसा है अलम प्लस कार प्लस इक, प्रत्यय यहाँ पर भी है
और यहाँ पर ई बिल्कुल प्रत्यय तो इसमें भी है, दूसरा में भी, तो इस हिसाब से दोनों को सही माना जाना चाहिए क्योंकि इसमें दोनों उपसर्ग और प्रत्यय हैं। लेकिन फिर भी अगर देखें तो दूसरा विकल्प ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अधिकारी जो अलम है, ये तो अलम तो एक अव्यय है, कोई उपसर्ग थोड़ी है हिंदी में, ऐसा नहीं होता है। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ सेकंड चॉइस होना चाहिए, बट आंसर तो ये भी सही माना जाएगा और दूसरा भी आप गलत नहीं मान सकते। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 77 पर 77वां क्वेश्चन। द्वंद्व समास का उदाहरण है गौशाला, मनचाहा, शीतोष्ण और प्रत्यक्ष। तो भाई गो के लिए शाला ये नहीं है, मन से चाहा नहीं है, शीत या उष्ण। तो साथियों बिल्कुल ये इस उदाहरण को भी मैं कई बार करा चुका हूँ आपके टेस्ट सीरीज में। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 77 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? लघु कहता, लघु है जो कहता, आप बीती, आप पर बीती, देह के समान लता नीली है जो गाय। तो आप पर बीती अधिकरण में पेपर, अधिकरण तत्पुरुष का है, दूसरा विकल्प कर्मधारय का नहीं है। 78वें में दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तुलसीकृत, मंदबुद्धि, कामकाज और आमरण। तो भाई तुलसी के द्वारा कृत, बिल्कुल ये तत्पुरुष का उदाहरण है। कामकाज, आमरण, मंदबुद्धि ये नहीं है। मंदबुद्धि तो भाई यहाँ पर मंद है जिसकी बुद्धि, कामकाज काम और काज, और आमरण मतलब मरण तक यह भी भाव का है। तो यह प्रथम विकल्प ही सही है प्रश्न नंबर 79 में। तुलसीकृत शब्द भी बिल्कुल आप नवीन हिंदी व्याकरण में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बैठे, बहुत ही ज़्यादा विकल्प भी उसी में से आए साथियों। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब 80वें प्रश्न में। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? रोजगार, मददगार, यादगार, स्नानागार। तो भाई देखो रोज प्लस गार रोजगार, मदद प्लस गार मददगार, याद प्लस गार यादगार, लेकिन स्नाना प्लस गार नहीं होता है, स्नान प्लस आगार होता है साथियों। तो वो चौथा विकल्प जो है इसका राइट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 80 में। तो जो चौथा विकल्प है वो ही आपका राइट आंसर रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 80 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81, तत्सम वाला तो टॉपिक आपके है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। हटा दिया है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो बिंदु, त्योहार, आदर, दुर्बल। तो बिल्कुल दुर्बल और बिंदु तो यहाँ तत्सम साफ साफ दिख रहे हैं साथियों। आदर भी तत्सम होना चाहिए, त्योहार नहीं होना चाहिए, या फिर त्योहार होगा तो आदर नहीं होगा, दोनों में से एक है। 81वें में 82वां। तो भाई मैं नहीं कराने वाला, बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे तत्सम तद्भव, बहुत दिन हो चुके हैं और सिलेबस में मेन चीज़ है सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो जिन टॉपिक्स को ही करा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है। इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बेगुनाह, बेखबर, बेलदार और बेकार। तो भाई देखो बे प्लस गुनाह बेगुनाह, बे प्लस खबर बेखबर, बे प्लस कार बेकार, लेकिन बेलदार, बेलदार में बे उपसर्ग नहीं है साथियों। बेल उपसर्ग, बेल तो मूल शब्द है ना, बेल प्लस दार बेलदार, बेल कोई उपसर्ग नहीं है। इसलिए थर्ड विकल्प आपके 83 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 को देखेंगे। इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? शौकीन, गमगीन, रंगीन, नमकीन। तो भाई देखो नमक प्लस इन नमकीन, रंग प्लस इन रंगीन, शौक प्लस इन शौकीन, तीनों में इन प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन गमगीन जो शब्द है साथियों, गम प्लस गीन, गमग प्लस इन नहीं होता है, गमग नहीं गम प्लस गीन ही है ये। दूसरा विकल्प इसमें 100% 84 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? श्यामल, मांसल, अतल और मंजुल। तो मंजू प्लस ल मंजुल, मांस प्लस ल मांसल, श्याम प्लस ल श्यामल, लेकिन अतल अत प्लस ले नहीं होता है। तल तो इसमें मूल शब्द है और अ उपसर्ग है, तो भाई इसमें ले प्रत्यय नहीं है। तल अ प्लस तल अतल होता है, अत प्लस ले नहीं होता है, तल अ प्लस तल होता है। थर्ड विकल्प आपके 85 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86 को देखेंगे। तो चलिए 86 को भाई विदेशी मूल के शब्द नहीं करेंगे। विदेशी मूल का शब्द है तद्भव है, तत्सम तद्भव है, देशज है। कई दिनों से मैं एक इसमें नहीं ला रहा हूँ तो फिर यहाँ क्यों करूँगा। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, यह पुस्तक मेरी है और बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। तो भाई गुणवाचक जो विशेषण है उसका कौन सा उदाहरण है? विकल्प नंबर आपका जो 2 है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ये कपटी शब्द है, ये गुण को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए आपका दूसरा विकल्प इसमें सही है 91वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92 को देखेंगे। तो वापिस सकर्मक क्रिया, हाँ ठीक है, 93 आपके सिलेबस में है। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? पूजा, जवानी, मिठास, चुनाव, शिक्षा, अच्छाई और भूल और हंसी। तो यहाँ पर देखिए मिठास, मीठा से बना है, मीठा कोई यहाँ पर सभी संज्ञा शब्द क्रिया से, मीठा कोई क्रिया नहीं है, शिक्षा कोई क्रिया नहीं है, शिष धातु। तो पूजा और जवानी, जवानी जवान से बनी है, जवान कोई क्रिया नहीं है, मतलब भूल और जो हंसी है साथियों ये दोनों ही क्रिया से बने हैं, इसलिए चौथा विकल्प 93 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94 पे आते हैं।
इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ममता, समता, सुंदरता, प्राथमिकता। तो भाई देखो, समता, सुंदरता, प्राथमिकता तीनों ही विशेषण से बनी भाववाचक है, लेकिन ममता, साथियों मम शब्द जो है वो सर्वनाम है, इसलिए प्रथम विकल्प आपके 94 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 95, 95वां क्वेश्चन। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। खटाई, उतराई, दौड़ और पढ़ाई। तो भाई दौड़ दौड़ना से बना है, पढ़ाई पढ़ना से बना है, उतराई उतरना से बना है, तीनों ही क्रिया है, लेकिन खटाई खट्टे से बना है। तो और खट्टा शब्द क्या है, विशेषण है, इसलिए प्रथम विकल्प जो है ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो प्रथम विकल्प 95 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 96 पे आते हैं। तो आपके 96वां क्वेश्चन इधर मिलेगा आपको, ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 96 है, विस्मयादिबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है, ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं, और इनमें वचन के अनुसार विकार होता है। तो भाई देखो, वचन के अनुसार विकार होता है, गलत है। वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है, गलत है। तीसरा या पहला, तो कई लोग तीसरा बता रहे, कई लोग पहला बता रहे, लेकिन तीसरा क्या कह रहा है कि केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं। तो शोक और घृणा ही होती है, आश्चर्य भी तो होता है इसमें, खुशी भी तो होती है, नहीं, ये गलत हो गया, इसलिए प्रथम विकल्प सही है, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। 96 में प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। वह तो आज जाएगा, मुझे एक गिलास दूध चाहिए, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, और वह कल ही चला जाएगा। निपात का मतलब मैंने शुरू में क्या बताया था, जिसमें जोर दिया जाता है। तो वह कल चला जाएगा की जगह क्या है, वह कल ही चला जाएगा, ही शब्द निपात है। मैं उसके साथ जाऊंगा की जगह मैं भी उसके साथ जाऊंगा, जोर दिया जा रहा है। वह आ जाएगा की जगह वह तो आ जाएगा, ये निपात है। तो मतलब दूसरा विकल्प जो है इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। सेकंड विकल्प आपके 97 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98, वापिस क्रिया का है। 99वां क्वेश्चन, क्रिया। तो देखो प्रश्न संख्या जो 99 है साथियों, इसमें क्रिया विशेषण रहित आपसे पूछा जा रहा है। वे अचानक चले गए, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, दोनों क्रिया विशेषण में है, दूसरा या तीसरा। तो राइट आंसर है तीसरा विकल्प। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, ये क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, क्योंकि इसमें विशेषण का प्रयोग तो हुआ है लेकिन क्रिया का नहीं, इसलिए थर्ड विकल्प 99 में सही रहेगा। सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है, मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊँगा, संबंध नहीं बता रहा है। मेरा गाँव पास में ही है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन आगे देखेंगे। वह बहुत देर से जो का त्यों खड़ा है, नहीं बता रहा है। अपराधी ने पुलिस के सामने, तो के सामने आते ही संबंध आ गया साथियों, यहाँ चौथा विकल्प आपका सही है, के सामने झूठ बोला। तो ये 100 क्वेश्चन थे, 100 में से लगभग अपन ने 50-55 क्वेश्चन जो किए हैं। अगर उन 50-55 में से 1-2 प्रश्नों में आपको डाउट हो तो उनके लिए ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर जाइएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में वापस, कल आपके जितने भी टेस्ट रेगुलर आ रहे हैं सारे आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।